दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं CHSL का 12 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट का इंग्लिश पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है फोर जम्बल्ड सेंटेंसेस पे। इस तरह के क्वेश्चन में हमें सबसे पहले ढूंढना है अपना ओपनिंग क्लॉज या ओपनिंग सेंटेंस, और साथ ही साथ हमें ये देखना है कि हमारे पास ऑप्शंस क्या मौजूद हैं, बी डी बी डी। तो हमारा जो ओपनिंग क्लॉज होगा या तो वो बी से शुरू होगा या तो वो डी से शुरू होगा। ठीक है, तो हम चेक करना शुरू करते हैं बी को। He took them away to his hut. He took them. Them means ये किसी चीज की यहाँ पे चर्चा की जा रही है जिसे कि वो एज एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन them के रूप में एक्सप्रेस कर रहा है। इसका मतलब बी आपका ओपनिंग क्लॉज नहीं हो सकता है, इसका मतलब डी आपका ओपनिंग क्लॉज होगा। अब डी के साथ आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, डी बी और डी सी। एक डी बी है और एक डी सी है, तो हम पढ़ते हैं इसे। वन डे एन ओल्ड मैन केम टू द जंगल एंड ही टुक देम अवे टू हिज हट। अगेन यही सवाल है, वो किस चीज को लेके अपने झोपड़ी तक ले जा रहा है, ये हमें नहीं पता चल रहा है। तो बी को मैंने इसे रिजेक्ट कर दिया, तो हमारे पास जो भी ऑप्शन बचा वो है डी सी, और डी सी वाला जो ऑप्शन होगा वही आपका राइट आंसर होगा, डी फॉलोड बाय सी। तो डी सी बस इसमें है, हमें आगे पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चेक करना चाहें या डब्ल्यू वेरीफाई करना चाहें तो जरूर करें। हम पढ़ते हैं। वन डे एन ओल्ड मैन केम टू द जंगल, ही फाउंड द टू चिल्ड्रन एंड द बास्केट। उसे वहां पे दो बच्चे मिले एंड ही टुक देम अवे टू हिज हट, उसे वो अपनी झोपड़ी ले गया। एंड फाइनली देयर ही ब्रॉट देम अप एज हिज ओन चिल्ड्रन, उसने उन दो बच्चों का अपने बच्चों की तरह लालन पोषण किया। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। दिस इज अबाउट एन अंडरलाइन ईडियम, उसकी मीनिंग पूछ रहा है। व्हाट इज द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम? द इरेडिकेशन ऑफ कोरोना वायरस इज स्टिल अ फार क्राई। इरेडिकेशन का मतलब होता है, हिंदी में कह लेंगे हम इसे, उन्मूलन, टू गेट रीड ऑफ समथिंग, और टू डिस्ट्रॉय समथिंग कंप्लीटली, बिल्कुल नष्ट कर देना उसे। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि कोरोना वायरस का बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो जाना इज स्टिल अ फार क्राई। फार क्राई मीन्स बहुत दूर की बात, दूर की बात, या अफार और लॉन्ग डिस्टेंस। तो हमारा राइट आंसर होगा वेरी डिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें पहला वर्ड है इंस्टेड, INSTEAD, बिल्कुल सही। इंस्टॉल सही है। इंस्टेंस, इंस्टेंस की स्पेलिंग होती है इंस CE, तो हमारा राइट आंसर होगा इंस्टेंस। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। ये सेंटेंस है, द हाउस हैज बीन ऑक्शन बिफोर वी रीच देयर। ये उस तरह का सेंटेंस है जिसमें हम दो एक्शन को रिफ्लेक्ट या एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस में दो तरह के इवेंट्स होते हैं और दो तरह की घटनाएं होती हैं। एक होता है यानी कि बाद का, और प्रीसीडिंग एक्शन यानी कि पहले का। इन दोनों एक्शंस में पहले कौन सी घटना घटी है? पहले घटी है द हाउस हैज बीन ऑक्शन, यानी कि हाउस की नीलामी हो चुकी है हमारे पहुंचने से पहले। आपने बचपन में पढ़ा होगा, द ट्रेन had left the station before we reached it। तो ये किस तरह का फॉर्मेट होता है? ये होता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट मीन्स सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और जो सक्सेडिंग एक्शन होता है वो होता है आपका पास्ट इनडेफिनिट में, यानी कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह का फॉर्मेट होता है। तो इसमें एरर कहाँ मिलेगा आपको? द हाउस हैड बीन ऑक्शनड, तो हैड बीन ऑक्शन विल बी योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम।
रिजॉल्व का मतलब होता है टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। जैसे हम इसको लिख सकते हैं कि वाटर इशू बिटवीन टू स्टेट्स was resolved through a court order। और रिजॉल्व की एक और मीनिंग होती है जो आपने न्यू ईयर के समय यूज करते होंगे आप। हमें ये रिजोल्यूशन लेना है, हमें ये संकल्प लेना है। लाइक वी से he resolved never to drink again, he was and he resolved to become a teetotaler। he he resolved never to drink again। ऑप्शंस में डालते हैं एनालिसिस। एनालाइज मीन्स होता है विश्लेषण, ठीक है। रिफ्यूज इनकार करना। डिसाइड निर्णय लेना। और एग्री नीडलेस टू से सहमत होना। तो रिजॉल्व के ऑपोजिट क्या होगी? एनालाइज नहीं हो सकती है, डिसाइड और एग्री भी नहीं होगा, तो रिफ्यूज आपका राइट आंसर होगा। फिर से एंटोनिम पे क्वेश्चन है। तो प्रीशियस मतलब होता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, कीमती। एग्जॉर्बिटेंट, तो एंटोनिम ढूंढना है। कॉस्टली का मतलब भी कीमती होता है, तो ये आंसर आपका नहीं होगा। सिंपल साधारण हुआ, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। रेयर बहुत ही विरल जिसे कहते हैं, बहुत कम मिलने वाला, यानी कि स्कार्स, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए चीप विल बी योर राइट आंसर। चीप का मतलब होता है सस्ता। क्वेश्चन नंबर 7, मोस्ट एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। स्पीड ग्रेटर देन दैट ऑफ साउंड। स्पीड स्पीड साउंड के ग्रेटर देन, उसे क्या कहते हैं? हार्मोनिक, आपको पता है हार्मोनिक एक इट्स समथिंग रिलेटेड टू म्यूजिक, रिलेटेड टू म्यूजिक, इसको हम सिम्फोनिक भी कह सकते हैं। और मैथमेटिक्स में भी एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तो ये अलग चीज है, यानी कि स्पीड ग्रेटर देन साउंड ये नहीं होता है। कैकोफेनिक मीन्स, कैकोफेनी यू नो, कैकोफेनिक मीन्स होता है बिल्कुल कर्कश, कर्कश आवाज। हैविंग एन अनप्लीजेंट साउंड, ठीक है बच्चों। और सुपरसोनिक का मतलब होता है स्पीड आपकी साउंड की स्पीड से ज्यादा हो, ये हो गया सुपरसोनिक। और सबसोनिक क्या होता है? स्पीड आपकी लेस देन साउंड की स्पीड से। तो आपका राइट आंसर होगा सुपरसोनिक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। प्रूडेंट का मतलब होता है विवेकशील, मतलब कि सेंसिबल और केयरफुल, यानी कि सोच समझ के लिया जाने वाला। वी से प्रूडेंट डिसीजन, मतलब सोच समझ के लिया हुआ डिसीजन। तो इसके क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं? रेकलेस पहला ऑप्शन है। रेकलेस मीन्स क्या होता है आपको पता है? लापरवाह, रेकलेस ड्राइविंग, यू मस्ट हैव हर्ड। रेकलेस का और एक सिनोनिम्स होता है रैश, रैश ड्राइविंग। तो मैं कह रहा हूं रेकलेस और रैश ड्राइविंग। फिर रूड, रूड का क्या मतलब होता है? अशिष्ट, जिसमें कोई भी शिष्टाचार ना हो, रूड। इसके कई सिनोनिम्स हैं, आपको मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कुछ सिनोनिम्स। अगर आप ऐसे पढ़ोगे साथ ही साथ उससे एसोसिएटेड वर्ड्स जानने की कोशिश करोगे, तो आपकी जो वोकैबुलरी है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो मैं दो तीन सिनोनिम्स बताता हूँ रूड की। वन इज इम्पोलाइट, इन इंसोलेंट, और एक है इम्प्यूडेंट। ये तीन आप याद कर सकते हैं। फिर आता है हैस्टी। हैस्टी मीन्स जल्दबाजी में लिया गया, जल्दबाजी में किया गया या लिया गया, तो हैस्टी, हैस्टी डिसीजन। इसकी एक और
सिनोनिम होती है इम्पेचुअस, ठीक है। और कॉशियस मीन्स सावधानी से, और सावधानी से। तो प्रूडेंट की कौन सी मीनिंग हो सकती है? रेकलेस नहीं होगी, रूड नहीं होगी, हैस्टी भी नहीं होगी। तो कॉशियस विल बी योर राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये है विच सेलेक्ट द ऑप्शन विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। तो क्वेश्चन है अ प्लेस वेयर बुद्धिस्ट मॉन्क्स लिव, यानी कि बौद्ध भिक्षु जहाँ रहते हैं उस जगह को क्या कहते हैं हम? तो ये वो जगह है मोनेस्टरी। मोनेस्टरी में बौद्ध भिक्षु रहते हैं, ठीक है। ये पगोडा क्या होता है? पगोडा एक तरीके का टीयर्ड, टीयर्ड यू नो मीन्स स्ट्राटा वाइज टीयर्ड टावर होता है। ये भी बुद्धिस्ट टावर ही होता है, ऑफ बुद्धिस्ट, मोस्टली फाउंड इन नेपाल और म्यांमार, मोस्टली इन नेपाल, म्यांमार और इवन चाइना। स्तूपा क्या होता है? आपने सुना होगा सांची स्तूप का नाम, सांची स्तूप। डू यू रिमेम्बर इट्स शेप? सांची स्तूप होती है हेमीस्फेरिकल, हेमीस्फेरिकल टेम्पल कह लो आप, या श्राइन कह लो, लेकिन ऑफ बुद्धिस्ट, ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड ही है। एंड इट कंटेन्स व्हाट? इट कंटेन्स रिमेन्स और रेलिक्स ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स। ये जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उनकी यादें हैं, उनकी स्मृतियां होती हैं स्तूपा में। और टेम्पल तो नीडलेस टू से मंदिर होता है, और मंदिर कहीं भी हो सकता है, हिंदुओं का भी होता है और बुद्धिस्ट का भी होता है। तो आपका आंसर होगा मोनेस्टरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। फिर से 4 सेंटेंसेस इन अ जम्बल्ड ऑर्डर। हम ढूंढ पहले ऑप्शन देखते हैं। ए बी सी डी 4 ऑप्शन हो सकते हैं, यानी कि 4 ओपनिंग सेंटेंस हो सकते हैं। फिर हम ढूंढेंगे कौन से ओपनिंग सेंटेंस हो सकती है। दिस फ्लाइट टेक्स, दिस फ्लाइट, इट्स टॉकिंग अबाउट सम फ्लाइट, आई डोंट नो विच फ्लाइट। तो दिस कैन नॉट बी योर ओपनिंग क्लॉज और सेंटेंस। Then it has a pair of wings. It, by the presence of a pronoun, you can guess that some noun has been used before. इसका मतलब ये हुआ कि it से पहले भी किसी चीज की चर्चा हो रखी है, और इसके बाद उस नाउन के बदले इन्होंने it का प्रयोग किया, यानी कि प्रोनाउन का प्रयोग किया, यानी कि बी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता है। फिर देखते हैं इन द हीट द क्वीन लीव्स द नेस्ट। द क्वीन का मतलब है कि किसी क्वीन की चर्चा हुई पहले, और उसी क्वीन को पर्टिकुलराइज करने के लिए उन्होंने दी शब्द का और दी आर्टिकल का इस्तेमाल किया, इसलिए सी आपकी ओपनिंग सेंटेंस नहीं हो सकती है। तो डी आपकी ओपनिंग सेंटेंस होगी। तो जिस भी ऑप्शन में डी शुरुआत में होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। तो सो थर्ड इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक्स विथ मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड। ऑप्शंस हैं डैश ऑफ एडल्टरेटेड फूड स्टफ बीइंग सोल्ड इन द मार्केट। एडल्टरेटेड का मतलब होता है मिलावटी, डैमिनेटेड, ठीक है। तो हमें एडल्टरेटेड फूड से वेरी होने की जरूरत है, बी अवेयर होने की जरूरत है, अवेयर होने की जरूरत है, या कॉशियस। अब अगर आप देखेंगे तो सबकी मीनिंग एक ही होती है, लगभग एक होती है। वेरी का मतलब भी होता है टू बी कॉशियस, केयरफुल। बी अवेयर का मतलब होता है टू बी कॉशियस और टू बी वेरी ऑफ। अवेयर मीन्स जागरूक, एंड कॉशियस मीन्स सावधान। तो सबकी मीनिंग एक ही होती है, लेकिन अगर हम वेरी यूज करते हैं, अगर हम वेरी यहाँ लिखते हैं तो हमें बी वेरी ऑफ एडल्टरेटेड फूड लिखना पड़ेगा। हम यूज कर सकते हैं वेरी, लेकिन हमें उसके पहले बी वेरी लिखना पड़ेगा। लेकिन बीवेयर ऐसा वर्ड है जिसमें कि बी पहले से ही एक तरीके से वो जुड़ा हुआ है। तो बीवेयर अपने आप में कह रहा है बी अवेयर ऑफ या बी वेरी ऑफ। तो राइट आंसर विल बी बीवेयर ऑफ एडल्टरेटेड फूड्स। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। पढ़ते हैं सेंटेंस को। द प्रिजनर्स ऑफ दिस जेल हैव वोवन दीज कारपेट्स। तो ये जो सेंटेंस है हैव वोवन, आर यू एबल टू सी, ये है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है।
तो आपको पता होगा ये जो एक्टिव वॉइस होता है और पैसिव वॉइस होता है, ये इनकी मीनिंग चेंज नहीं होती है, बस दिस इज जस्ट डिफरेंट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द एक्शन ऑफ द सेंटेंस, और जिसमें आपकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की इन्वर्जन होती है, इंटरचेंज होता है। ठीक है, तो आपको पता होगा यदि आपकी जो एक्टिव वॉइस है पास्ट परफेक्ट टेंस में है, यानी कि एक्टिव वॉइस में आपका हैव प्लस V3 यदि है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा हैव बिन V3। तो हमें बस पूरा सेंटेंस पढ़ना भी नहीं है, हैव हमें बस ढूंढना है हैव बिन वुमन कहाँ है। हैव बिन वुमन इसमें है, ठीक है, हैव बिन वुमन यहाँ है, वर्ड वुमन ये कट कर दिया हमने, वूव द प्रिजनर ये भी कट कर दिया। अब इन दोनों में से ही कोई हो सकता है। अब फिर हम ये देखते हैं कि एक्टिव से पैसिव वॉइस कन्वर्ट करते वक्त क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का, लाइक यहाँ पे प्रिजनर्स ऑफ दिस जेल जो है आपका सब्जेक्ट है, और ये है आपका ऑक्सिलरी वर्ब एवी, ये है आपका V3, और ये टोटल हो गया आपका ऑब्जेक्ट, राइट। तो आपका ये प्रिजनर्स जो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ये कारपेट्स जो है दीज कारपेट्स ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएंगे पैसिव वॉइस में। तो दीज कारपेट्स आपका ऑब्जेक्ट है, कहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट दीज कारपेट्स है, इन दोनों में, इन दोनों में बस ये है, क्योंकि वहां तो द प्रिजनर्स है, इसलिए आपका आंसर होगा 2। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, दैट इज नरेशन। नरेशन का क्या मतलब होता है, कोई घटना घटी हुई है यहाँ पे एक्सप्रेस है, और उसे मैं नरेट कर रहा हूँ, किसी को बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये घटना क्या है आप देख लो। द गार्डनर सेड टू द चिल्ड्रन प्लीज, द मोमेंट यू सी प्लीज, पॉज फॉर अ मोमेंट, पॉज करना है आपको। प्लीज का मतलब है ये रिक्वेस्ट कर रहा है किसी चीज की, तो इसका मतलब आपका जो आंसर होगा उसमें रिक्वेस्ट जैसी बात होगी। योर सेंटेंस विल बी कंटेनिंग अ वर्ड ऑफ रिक्वेस्ट और वर्ब ऑफ रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट कहाँ है, रिक्वेस्टेड यहाँ है, टोल्ड टू है इसमें नहीं है रिक्वेस्ट, इसमें ऑर्डर है आदेश है, इसमें रिक्वेस्ट है, ठीक है, हमने यहाँ रिक्वेस्ट लिख दिया। अब द गार्डनर सेड टू चिल्ड्रन प्लीज डू नॉट प्लक एनी फ्लावर्स, तो गार्डनर रिक्वेस्टेड द चिल्ड्रन और गार्डनर रिक्वेस्टेड टू द चिल्ड्रन, गार्डनर्स रिक्वेस्टेड द चिल्ड्रन आपका सही आंसर होगा, टू द चिल्ड्रन नहीं होगा। अब आप पूछेंगे क्या हम रिक्वेस्टेड के साथ टू बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल हम यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, इट इज रिक्वेस्टेड टू furnish the information at the earliest, ठीक है। रिक्वेस्ट के साथ टू यूज होगा जब हम पैसिव वॉइस में यूज कर रहे हैं, इट इज रिक्वेस्टेड टू फर्निश द जॉब, तो हम इट इज रिक्वेस्टेड टू यूज कर सकते हैं। गार्डन रिक्वेस्टेड द चिल्ड्रन आपका राइट आंसर होगा। इट्स रिक्वेस्ट, इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू टू कम ऑन टाइम, ठीक है, यहां भी रिक्वेस्ट टू यूज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन सेंटेंस, in the given sentence identify the segment which contains a grammatical error, ठीक है। why did not you submitted your project on time, why didn't you submitted your project on time। तो हम देख पा रहे हैं ये जो सेंटेंस है, पहली बात तो इंटेरोगेटिव है, ठीक है, प्रश्नवाचक है, मतलब कि why which where लगा हुआ है इसमें, और साथ ही साथ ये है पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट सिंपल पास्ट भी कह सकते हैं आप इसे। पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्म क्या होता है, पहले मैं अफर्मेटिव की बात कर रहा हूँ, मीन्स जिसमें नेगेशन ना हो। तो एक होगा सब्जेक्ट होगा, एक होगा V2 और एक होगा ऑब्जेक्ट, यानी कि आई रोट अ लेटर, ठीक है। अब इसी को मैं जब नेगेटिव में एक्सप्रेस करूंगा, आई डिड नॉट राइट अ लेटर मीन्स सब्जेक्ट प्लस डिडंट प्लस V3 नहीं होगा इसमें, सॉरी, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे ही मैंने निगेशन लगाया, या इवन इंटरोगेशन में भी यही होगा, इंटरोगेटिव में भी जैसे ही मैंने नॉट लगाया, ये V2 आपका कन्वर्ट हो जाएगा V1 में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, और राइट सेंटेंस कैसे हम बोलेंगे इसे, व्हाई डिडंट यू सबमिट योर प्रोजेक्ट ऑन टाइम, इट वोंट बी ED, तो आपका राइट आंसर होगा 1।
तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। इलेक्ट्रिक हीटर्स वर प्रोवाइडिंग टू ऑल ऑफिसर्स एट द गेस्ट हाउस। इलेक्ट्रिक हीटर्स सही है, इलेक्ट्रिक हीटर्स के साथ वर्ड लगता है क्योंकि ये प्लूरल है, बिल्कुल सही है। वर प्रोवाइडिंग टू ऑल द ऑफिसर्स एट द गेस्ट हाउस, प्रीपोजिशन भी सही है बिल्कुल। तो हमें इस पार्ट में देखना है कि क्या एरर है इस पार्ट में। तो पहले हम जानेंगे क्या हम वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं। बिल्कुल यूज कर सकते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस वर्ड की बात करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? सब्जेक्ट के साथ वॉज या वर्ड लगाएंगे हम, प्लस V1 प्लस ing और प्लस ऑब्जेक्ट इफ इट इज। तो अगर हम ये कहते हैं आई वॉज प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिक हीटर्स और वी वर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिक हीटर्स, तो ये तो बिल्कुल सही है। ये सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में है कि मैं ही प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ ये कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक हीटर्स ही प्रोवाइड किए गए थे या किए जा रहे थे। तो ये पैसिव फॉर्म में आपका एक्सप्रेशन है, पैसिव एक्सप्रेशन है। ये ऑथर की जो इंटेंशन है वो पैसिव वॉइस में इसे एक्सप्रेस करने की है। तो हम पैसिव वॉइस पे आते हैं। तो पैसिव वॉइस में दो पॉसिबिलिटी होती है वर्ब के साथ। एक तो आपका हो गया पास्ट इंडेफिनिट और एक हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर हम पास्ट इंडेफिनिट जो होता है उसका एक्टिव फॉर्म क्या होता है? एक्टिव फॉर्म होता है पैसिव फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव फॉर्म होता है आई रोट अ लेटर लाइक, सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है एक्टिव फॉर्म। और पास्ट कंटिन्यूअस का क्या होता है? आई वॉज राइटिंग अ लेटर मीन्स सब्जेक्ट V1, सॉरी सब्जेक्ट के साथ वॉज या वर्ड लगाएंगे और V1 के साथ ing लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये आपकी एक्टिव फॉर्म होती है। अगर ऑथर की इंटेंशन पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव फॉर्म एक्सप्रेस करने की होती, जो कि एक पॉसिबिलिटी है, तो क्या होता? आई रोट लेटर्स, सपोज आई रोट लेटर्स, तो इसे क्या कहते हैं हम? लेटर्स वर रिटन। तो ये भी हो सकता है इलेक्ट्रिक हीटर्स वर प्रोवाइडेड टू ऑल द ऑफिसर्स एट द गेस्ट हाउस, ये भी सही होगा। और अगर इनकी सेंस, ऑथर की सेंस यदि होती कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को एक्सप्रेस करने की, वो भी पैसिव फॉर्म में, तो से दे वर राइटिंग लेटर्स, सेम। तो लेटर्स वर बीइंग रिटन बाय देम। तो वर बीइंग भी हो सकता है और वर बीइंग रिटन भी हो सकता है, यानी कि इलेक्ट्रिक हीटर्स वर प्रोवाइडेड भी हो सकता है और वर बीइंग प्रोवाइडेड भी हो सकता है। चाहे जो भी पॉसिबिलिटी हो, आपका जो एरर है वो इसी पार्ट में है, वर्ब प्रोवाइडिंग में, इसलिए आप ये आंसर लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। स्ट्रेच, स्ट्रेच का मतलब होता है फैलाना, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और एक्सटेंड का मतलब होता है फैलाना या बिल्कुल अच्छी हिंदी यूज करें तो विस्तारित करना। सीज मीन्स टू स्टॉप, सीज फायर यानी कि युद्ध विराम जिसे कहते हैं। टू स्टॉप, क्लोज मीन्स बंद करना। और कंप्रेस का मतलब होता है दबाना, किसी चीज को प्रेस करना विद प्रेशर। तो स्ट्रेच की अप्रोप्रिएट सिनोनिम हो गया एक्सटेंड, राइट। अगला क्वेश्चन है मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। तो ये ईडियम बेस्ड क्वेश्चन है। लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज का मतलब होता है एक, जैसे आपको लगता है कि सब कुछ आपके इर्द गिर्द सब कुछ अच्छा है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है। तो इट इज एन illusory happiness, illusory happiness or the state of enjoyment based on false belief। तो राइट आंसर होगा टू बिलीव रॉन्गली दैट योर सिचुएशन इज गुड। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड। पैराशूट, पैराशूट आपको पता होगा क्या होता है? PARACHUT, ये बिल्कुल सही है। पार्टनर, साथी, बिल्कुल सही है।
टैरिफ, TARR, ये गलत है, TARIFF। टैरिफ एक प्रकार का टैक्स होता है जो कि इम्पोर्ट पे लगाया जाता है। जब हम कोई वस्तु बाहर से आयात करते हैं विदेशों से, तो उस पर लगने वाले टैक्स को हम कहते हैं टैरिफ। सर्जेंट, SERGEANT, सर्जेंट बिल्कुल सही है, स्पेलिंग इसका सही है। सर्जेंट इज अ एक पोजीशन होता है और रैंक कह लो। सर्जेंट इज अ पोजीशन इन आर्मी और एयरफोर्स। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट। देखते हैं। सुप्रिया एज वेल एज हर फ्रेंड्स हैव गॉन ऑफ अ ट्रैकिंग एक्सपेडिशन। तो ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें कि आपके पास दो सब्जेक्ट हैं, सुप्रिया और हर फ्रेंड्स, और दोनों सब्जेक्ट्स जुड़े हुए हैं एज वेल एज से। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कि दो सब्जेक्ट हो और वो दो सब्जेक्ट जुड़े हों एज वेल एज से, या कह लो अलोंग विद से, ठीक है, और टुगेदर विद। तो ऐसे सेंटेंस में जो आपका वर्ब होगा, ऑक्सिलरी वर्ब, वो होगा आपके फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसलिए राइट वर्ड होगा हैव की जगह हैज। तो सुप्रिया एज वेल एज हर फ्रेंड्स हैज गॉन ऑफ अ ट्रेकिंग एक्सपेडिशन। यहाँ पे ऑफ भी गलत है, यहाँ पे इस कह सकते हैं इसमें दो एरर है। इट विल बी ऑन, इट इज द राइट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, ठीक है। यदि आपको कंफ्यूजन हो, यदि आप भूल जाओ इस तरह के ग्रामेटिकल रूल्स को, तो आप ऐसे सोच सकते हो, हिंदी में सोचो। आप हिंदी में से कैसे सोचोगे कि मैं अपने दोस्तों के साथ खाने गया और मेरे दोस्त खाने गए। तो मैं क्या कह रहा हूँ, एक कह रहा हूँ आई अलॉन्ग विथ माई फ्रेंड्स, यहाँ पे सुप्रिया अलॉन्ग विथ हर फ्रेंड्स। तो मैं अपने दोस्तों के साथ खाने गया, मैंने तो ये तो नहीं बोला मैंने कि मैं अपने दोस्तों के साथ खाने गए, मैंने प्लूरल वाला वर्ब तो यूज नहीं किया। तो आप वैसे भी सोच सकते हैं कि जो आपका वर्ब होगा वो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से होगा, उसके अकॉर्डिंग होगा। इसलिए करेक्ट आंसर होगा हैज गॉन ऑन। तो अब हम आते हैं कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चंस की ओर। इस तरह क्वेश्चन में आपको ये जानना जरूरी है कि ऑथर किस टेंस में इस सेंटेंस को नरेट करना चाह रहा है, ठीक है। अगर वो अपनी बातों को पास्ट टेंस में कहना चाह रहा है तो देन वी विल मेंटेन अ कंसिस्टेंसी ऑफ टेंस इन ऑल द कमिंग एंड सक्सीडिंग सेंटेंसेस। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है। तो देखते हैं हम सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, बिफोर द जाइंट वेव स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, wild and domestic animals dash to know what was about to happen। तो जैसे ही जाइंट वेव्स ने इंडियन और श्रीलंकन कोस्ट पे स्लैम किया, उससे पहले ही जो वहाँ के जानवर हैं, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक जानवर, दे डैश टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। सबसे पहले हम देखेंगे कि इन घटनाओं का विवरण ऑथर पास्ट टेंस में दे रहा है, ठीक है। तो हम मेंटेन करेंगे अपनी कंसिस्टेंसी पास्ट टेंस में ही। वाइल्ड एनिमल्स टू नो। अब हम बारी बारी से सारे ऑप्शंस को यहाँ फिट करने की कोशिश करते हैं। वर सीम्ड, तो वर के साथ क्या लगता है, वॉज या वर के साथ वी आई का थर्ड फॉर्म लगता है, यानी कि वर प्लेइंग, वॉज डांसिंग। इसलिए वर सेम तो हम आउटराइटली इसको रिजेक्ट करते हैं। फिर वाइल्ड एनिमल सेमिंग, वाइल्ड एनिमल सेमिंग भी गलत होगा, क्योंकि सेमिंग वर्ब जो है ये बिना किसी ऑक्सिलरी वर्ब के स्टैंड नहीं कर सकता, इसलिए इसके साथ या तो वॉज लगा हो पहले से, यानी कि कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब लगा हो या वर्ड लगा हो, तो वॉज या वर्ड लगा होना जरूरी है। मैं सिर्फ वॉज और वर्ड ही इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि ऑथर पास्ट टेंस में चीज़ों को नरेट करने की कोशिश कर रहा है, तो हम पास्ट टेंस की कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे। तो ये भी मैंने रिजेक्ट कर दिया। अब वाइल्ड एंड एनिमल्स सीम टू नो, अगर हम सीम लगाते हैं यदि, तो क्या होगा, ये प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, और प्रेजेंट इनडेफिनेट, जैसे कि सिंपल भी कहते हैं इनडेफिनेट, तो ये भी गलत होगा। प्रेजेंट वाइल्ड एनिमल के साथ सेम भी नहीं लगेगा। तो हमने इस ऑप्शन को भी दरकिनार कर दिया। तो वी आर लेफ्ट विथ ओनली वन ऑप्शन, दैट इज seemed, and that looks very appropriate in fact। Wild and domestic animals seemed to know what was about to happen। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे इन वाइल्ड एनिमल्स को पता हो कि ये जाइंट वेव्स इंडियन और श्रीलंकन कोस्ट पे टकराएंगे।
आपको बता दूं कि एनिमल्स में वो एक क्वालिटी होती है कि जब भूकंप आए या बाढ़ आए उनसे पहले उनमें एक हलचल सी आ जाती है। तो दिस इज अ प्रूवन साइंस फैक्ट। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सीम टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन डैश फ्लेड टू सेफ्टी। तो अब ये बताओ कि ये वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स ये थे हमारे नाउन। वाइल्ड एनिमल्स क्या था? एनिमल्स था ये नाउन। अब हम इस चीज को बार बार तो यूज करेंगे नहीं, वाइल्ड एनिमल्स यूज नहीं करेंगे, तो इसी के बदले हम यूज करेंगे ही सी दे, जो भी है। तो इसके बदले जो भी यूज करेंगे वो कहलाता है प्रोनाउन। ठीक है। और प्रोनाउन में भी दो तरह की चीजें होती हैं। एक होता है सब्जेक्ट प्रोनाउन, जैसे कि दे, ही, सी, ये हो गया आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन। और इसी के इसका कॉरेस्पॉन्डिंग होता है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ये क्या होगा? दे होगा तो देम होगा, ही है तो हिम होगा, और सी है तो हर होगा। तो वाइल्ड एनिमल्स ये क्या था? एक प्लूरल था। तो ये जो प्रोनाउन लेगा वो भी एक प्लूरल होगा, ही और सी प्लूरल नहीं है। तो दे प्लूरल है, ये हो सकता है। देम, जैसा कि मैंने आपको बताया, देम एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, अस भी एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, जबकि वी सब्जेक्ट प्रोनाउन है। लेकिन ये जो आपका नाउन है ये आपका थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन, यू नो, आई वी दे यू। आई वी हो गया आपका फर्स्ट, यू हो गया सेकंड, और उसके अलावा जो कुछ भी है वो आपका हो गया थर्ड पर्सन। तो ये वाइल्ड एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स ये आपका एक थर्ड पर्सन नाउन है, जिसके लिए आपको प्रोनाउन यूज करना है, और वो प्रोनाउन यूज करना है सब्जेक्ट प्रोनाउन। इसीलिए दे आपका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, इसी कॉम्प्रिहेंशन, इसी क्लोज टेस्ट का। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस डैश elephants screamed and ran for something something। तो आई विटनेस क्या होता है आपको पता है? आई विटनेस का मतलब होता है चश्मदीद। ठीक है। चश्मदीद मीन्स जो उस घटना पर, जो घटने वाली घटना पर मौजूद होता है। तो इसमें चार ऑप्शन है। आई विटनेस क्या देगा? आई विटनेस स्टेटमेंट देगा? नहीं। स्टेटमेंट क्या होता है? ये एक तरीके का मैसेज होता है, मैसेज दैट इज स्टेटेड और डिक्लेयर्ड। ये स्टेटमेंट, स्टेटेड और डिक्लेयर्ड, तो स्टेटमेंट तो नहीं हो सकता है। अकाउंट्स का मतलब होता है किसी चीज, किसी घटना की डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इवेंट। डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट, दिस कुड बी योर आंसर। लेकिन हम आगे चेक कर लेते हैं। नरेशंस, नरेशंस इज समथिंग लाइक टेलिंग अ स्टोरी और कमेंटरी, लाइक टेलिंग अ स्टोरी और इवेंट यू कैन से। ठीक है। और एक्सप्लेनेशन होता है स्पष्टीकरण। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे, राइट वर्ड जो होगा वो अकाउंट्स होगा। ठीक है। तो हम अकाउंट्स मार्क करेंगे इसे। इसी क्लोज टेस्ट का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स एलिफेंट स्क्रीम्ड, मतलब जो हाथी थे वो चिल्लाने लगे, एंड रेन फॉर डैश ग्राउंड्स। तो ये है जाइंट वेव्स ने इंडियन और श्रीलंकन कोस्ट पे वो स्लैम किया। तो जाइंट वेव्स अपने साथ पानी लेकर आएगा, यानी कि सिचुएशन हो जाएगी बाढ़ वाली, हर जगह पानी पानी होगा। तो जो जानवर है वो क्या करेंगे? वो जो ऊंचे मैदान है या ऊंची जगह है उस पर जाने की कोशिश करेंगे। तो यही वो कर रहे हैं। एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड्स। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा हायर ग्राउंड्स। ठीक है। हाईएस्ट नहीं होगा, हाई भी नहीं होगा, मोर हाई तो होता नहीं है। मोर यूज करते हैं हम किसी एडजेक्टिव के साथ जब हम कंपैरिजन एक्सप्रेस करना चाहें, लेकिन हाई के साथ नहीं। हाई के साथ हाई, हायर, हाईएस्ट। लेकिन ब्यूटीफुल के साथ मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो आपका राइट आंसर होगा हायर। आखिरी सवाल है। एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रेन फॉर हायर ग्राउंड्स, डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स। फ्लैमिंगोज भी एक तरीके का जानवर होता है। दे अबेंडन डैश लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज। ब्रीडिंग एरिया मीन्स जहाँ पे वो रिप्रोडक्शन करेंगे, तो वो सिलेक्ट करते हैं अपने लिए, ब्रीडिंग एरिया सिलेक्ट करते हैं। लेकिन जब बाढ़ वाली सिचुएशन आ जाए तो वो उन चीज़ों का परित्याग कर देंगे, उसे त्याग देंगे। तो यहाँ हमें यूज करना होगा एक एडजेक्टिव, और वो भी किस तरीके के एडजेक्टिव?
पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज एक नाउन है। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं? जैसे कि हम आई के लिए अपना यूज करते हैं माई, ही के लिए यूज करते हैं हिज, सी के लिए यूज करते हैं हर, दे के लिए यूज करते हैं दियर। अब यहाँ एक कंफ्यूजन हो सकती है बच्चों को कि ये दियर और दियर्स, ये जो दियर है और एक दियर्स होता है, दियर एक होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, जबकि दियर्स होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, तो यहाँ हमें अंतर समझने की जरूरत है। तो हम बढ़ते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन से पहले एक और चीज देख लेते हैं हम, जो ये फ्लैमिंगोज है, ये फ्लैमिंगोज किस तरीके का नाउन है? फ्लैमिंगोज थर्ड पर्सन और ये प्लूरल है। थर्ड पर्सन का मतलब आई और वी जो होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, यू आपका सेकंड पर्सन होता है और रेस्ट थर्ड पर्सन होता है। तो ये जो आपकी नाउन है वो थर्ड पर्सन है और वो प्लूरल है। तो इससे ये प्रूव हो गया कि आप जो यूज करेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव वो एक थर्ड पर्सन प्लूरल पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। तो आर जो है ये प्लूरल पॉजेसिव एडजेक्टिव है, लेकिन ये फर्स्ट पर्सन है, तो हम इसे रिजेक्ट कर देंगे। दियर्स, आपको मैंने अभी बताया, दियर्स जो है एक पॉजेसिव प्रोनाउन है, ना कि एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो हम इसे भी रिजेक्ट कर देंगे। दियर, यस इट विल बी द राइट आंसर, क्योंकि हमारा जो फ्लैमिंगोज है वो एक थर्ड पर्सन प्लूरल नाउन है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। और हर तो हम यूज करते हैं सी के साथ, सी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होती है उसके लिए हम हर का इस्तेमाल करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बेयरिंग विद मी थ्रू आउट द वीडियो। तो आप बने रहे इस चैनल पे, आपको CHSL और CGL के जो बाकी सेट्स हैं हम उनकी भी डिस्कशन करेंगे, आप देखना मत भूलिएगा।